हेलो दोस्तों। चलो अब आज हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, अपना फोर्थ पार्ट है अभी ये। चैप्टर का नाम था इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अब यहाँ पे हम देखने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको पहली वीडियो में शायद बताया था कि इसको मैं बाद में बताऊँगा, नहीं तो इसका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो यहाँ पे वो टॉपिक आया है इंटीरियम डिविडेंड। क्या है? इंटीरियम डिविडेंड। ठीक है, अब देखते हैं होता क्या इंटीरियम डिविडेंड। ठीक है, उस टाइम मैं आपको नहीं बताया क्यों, बोला बता दूंगा तो फिर मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि आगे पूरा टॉपिक ही उसके बारे में है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है इंटीरियम डिविडेंड। देखो, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग टू। हाँ, ये बहुत खास बात है, इसी को बोलते हैं इंटीरियम डिविडेंड। यानी कि जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किसके बीच में? दो एनुअल जनरल मीटिंग लिया उसके बीच में मतलब पहले एक एनुअल जनरल मीटिंग ले ली थी और उसमें डिक्लेयर था कि डिविडेंड देना है और दिया गया है, और एक और डिविडेंड एक और आगे चल के एक ही साल के अंदर एक और जाके आगे चल के एक एनुअल जनरल मीटिंग हो गई है। ठीक है, तो उसके बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उस डिविडेंड को कहा जाता है इंटीरियम डिविडेंड, क्योंकि साल के अंदर ही हो गया ना, एक साल के अंदर ही दो एनुअल जनरल मीटिंग हो गई है। ठीक है, और उसके बीच में डिविडेंड को डिक्लेयर किया था, मतलब पहला मीटिंग हुआ एनुअल जनरल का, मतलब शेयर होल्डर का, वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और डिविडेंड दे दिया गया था। लेकिन आगे साल के अंदर ही कुछ और बातों के लिए, कुछ टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए शेयर होल्डर की मीटिंग फिर से बुलाई गई एनुअल जनरल मीटिंग की। तो दो मीटिंग हो गई ना, तो दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था तो उसको कहा जाता है इंटीरियम डिविडेंड। ओके, चलो आई बात समझ में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इंटीरियम डिविडेंड इज पेड इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, इसलिए कहते हैं ना कि ये अकाउंटिंग ईयर के बीच में पे किया गया है, अकाउंटिंग ईयर के बीच में। हाँ, दैट इज बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ एनुअल अकाउंट फॉर द ईयर, मतलब उस साल का फाइनलाइजेशन अकाउंट का नहीं हुआ है, यानी कि अकाउंट का हिसाब किताब उस साल का हुआ ही नहीं है। ठीक है, और बिना हुए मतलब साल के बीच में ही दो बार हो गया। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, कंपनी का साल ख़त्म होता है तो साल में जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें डिक्लेयर होता है कि भाई डिविडेंड देंगे। ठीक है, तो उस साल का तो अकाउंट बन जाता है, लेकिन डिविडेंड अगले साल दिया जाता है न्यू ईयर में, मतलब जो नया एकेडमिक नया फाइनेंशियल ईयर चालू होता है उसमें। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वही फाइनेंशियल ईयर है और उसी में दो बार एनुअल जनरल मीटिंग ले गई है और उसमें डिक्लेयर भी कर दिया गया। ठीक है, मतलब एक ही फाइनेंशियल ईयर के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके बीच में दो एनुअल जनरल मीटिंग भी हेल्ड कर दी चुकी है। ठीक है, तो ओपिनियन ऑफ द कंपनी ऑडिटर शुड बी टेकन बिफोर डिक्लेयरिंग इंटीरियम डिविडेंड, इसलिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, ऑडिटर का ओपिनियन भी लेना पड़ता है। जब उसको ऐसा इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है तो उसको क्या करना पड़ता है, कंपनी को ऑडिटर का ओपिनियन भी लेना पड़ता है, सुझाव लेना पड़ता है कि हाँ कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एक ही फाइनेंशियल ईयर है ना, तो आगे के स्टेटमेंट में क्या दिखाना पड़ेगा, जब हम अकाउंट बनाएंगे फाइनल ईयर का अकाउंट बनाएंगे, साल का अकाउंट जब बनाया जाएगा तो उसमें इसको क्या दिखाया जाएगा। ठीक है, डिविडेंड पे कर दिया करके, समझे। चलो अब देखते हैं इसके गुण। क्या गुण? जैसे डिविडेंड के गुण थे वैसे इंटीरियम डिविडेंड के अपने गुण हैं कुछ। ठीक है, क्या लिखा है पहले देखो कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है द पावर टू डिक्लेयर इंटीरियम डिविडेंड, ये तो उनके पास ही होगा, है ना। कहने का मतलब क्या हो गया, जो नॉर्मल डिविडेंड पे किया जाता है उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो डिक्लेयर करती है, लेकिन पहले एनुअल जनरल मीटिंग करके शेयर होल्डर से भी डिस्कस कर लेती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही पावर होता है अगर डिक्लेयर करना डिविडेंड, तो इंटीरियम डिविडेंड जो होता है इसका डिक्लेरेशन का पावर सिर्फ किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। ठीक है, वही कर सकते हैं। ओके, दूसरा, इंटीरियम डिविडेंड इज द ओनली पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ होल डिविडेंड फॉर द ईयर। ठीक है, इंटीरियम डिविडेंड जो दिया जाता है वो पेमेंट करने का हो गया ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब किस हिसाब से कि भाई आप पूरे साल का डिविडेंड दे रहे हो, फिर बाद में वापस ये नहीं आना चाहिए कि हाँ ये साल का अभी बाकी है उतना बाकी है। जैसे 6 महीने में डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड देने के लिए, 7वें 8वें महीने में दे दिया, तो जो 7वें 8वें जो महीने में जो डिविडेंड दिया है वो पूरे साल का डिविडेंड है। ठीक है, फिर वापस से डिविडेंड का क्लेम नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई फिर से दो। ठीक है, क्योंकि आपने दे दिया है। ठीक है, तीसरा क्या बोला है, कंपनी शुड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर द एंटायर ईयर एंड नॉट प्रोपोर्शनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर बिफोर डिक्लेयरिंग द इंटीरियम डिविडेंड। तो इसका मतलब क्या होता है, कंपनी क्या बोल रही है कि कंपनी को जब इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर करती है, यानी कि साल के बीच में जब डिक्लेयर करती है डिविडेंड, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लेना है। हाँ, साल का कैलकुलेट करके जो पैसा अलग से मतलब जितना बनता होगा उसका पैसा उसका अलग रखना पड़ेगा।
रिजर्व को भी अलग रखना पड़ेगा, है ना। देखे थे ना हम लोग कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के पहले कंपनी को डेप्रिसिएशन का पैसा और प्रॉफिट में से डिप्रिसिएशन का पैसा और रिजर्व का पैसा अलग करके रखना पड़ता है, राइट। तो वो कंपनी को यहाँ पे कर लेना है, ये तीसरी बात है, ठीक है। समझ में आया तीसरा पॉइंट कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पूरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है पूरे साल का, ना कि पार्ट ऑफ द ईयर का, ठीक है, इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर करते वक्त। चौथा क्या बोला है, इंटीरियम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व, किसी रिजर्व से नहीं पे किया जाएगा, किसी रिजर्व से नहीं पे किया जाएगा, ठीक है। कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व में से नहीं पे किया जाएगा। पांचवा क्या बोलता है कि आर्टिकल जो होता है कंपनी का आर्टिकल ऑफ, ठीक है, मस्ट ऑथोराइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिक्लेयर इंटीरियम डिविडेंड, यानी कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी कि कंपनी के रूल्स में ये होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अथॉरिटी मिली है, अधिकार मिला है कि वो इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर कर सके। क्लियर। छठवा क्या बोलता है, द बोर्ड मीटिंग हैज़ टू पास रिजोल्यूशन फॉर डिक्लेयरिंग इंटीरियम डिविडेंड, इंटीरियम डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए भी बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। जब पास होगा तभी तो कर पाएगी, बिना पास के तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए उसको मीटिंग करना पड़ता है, अप्रूव करना पड़ता है, रिजोल्यूशन लेना पड़ता है और उसका एक कॉपी रजिस्ट्रार को भी देना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है, ठीक है। कोई डिसीजन खुद से नहीं ले पाती है वो। आगे सच में। सातवां है, द अमाउंट टू बी गिवन एज इंटीरियम डिविडेंड मस्ट बी क्रेडिटेड इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट, तो ये भी बात सही है। सही मतलब यही बात है, जैसे डिविडेंड पे करने के लिए डिविडेंड अकाउंट ओपन करना पड़ता है, अनपेड वाले के लिए अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन करना पड़ता है, उसी तरह इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद में उन लोग को एक इंटीरियम डिविडेंड करके अकाउंट ओपन करना पड़ता है कंपनी को, ठीक है। अब वो कितने दिन में हो जाना चाहिए, बोर्ड मीटिंग के डिक्लेरेशन के 5 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर। जैसे डिविडेंड का कितने दिन के अंदर था, 7 दिन के अंदर, राइट, वैसे इसका 5 दिन के अंदर होना चाहिए। क्लियर, विद इन 5 days ऑफ द डिक्लेरेशन। क्लियर, 7वां पॉइंट क्लियर हो गया। 8वां क्या बोलता है, इंटीरियम डिविडेंड शुड बी पेड विद इन 30 days ऑफ द डिक्लेरेशन, जैसे डिविडेंड का था कि 30 दिन में पे कर देना चाहिए जब डिक्लेयर किया, उसी तरह इसका भी है 30 दिन के अंदर पे कर देना चाहिए। क्लियर, ठीक है, डिक्लेरेशन हाँ, डिक्लेरेशन करने के 30 दिन के अंदर पे कर देना चाहिए। आई बात समझ में, तो ये बात है। नेक्स्ट 8वां पॉइंट क्या, 9वां पॉइंट क्या बोलता है, अनपेड डिविडेंड, अनपेड या अनक्लेम अगर इंटीरियम डिविडेंड है, ठीक है, मतलब पे करते वक्त बहुत लोग का होता है कि भाई नहीं पे किया, जैसे डिविडेंड में था कि नहीं मिल पाया किसी को, बहुत लोग को नहीं मिल पाया, अनक्लेम रह गया, अनपेड रह गया, उसी तरह इंटीरियम डिविडेंड का भी होता है। तो इसके लिए कंपनी को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए पैसा 7 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, 30 दिन के बाद, 30 दिन का डिक्लेरेशन के बाद, यानी कि पूरा डिविडेंड वाला रूल्स है, ठीक है। जो डिविडेंड का रूल था वही रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बस खास बात क्या है इसमें इंटीरियम डिविडेंड में कि भाई ये डिविडेंड ऐसा डिविडेंड है जो साल के बीच में दिया गया है, 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में, ठीक है। और एनुअल जनरल मीटिंग हो सकती है कि एक साल के अंदर 2 बार ले लिया गया हो, या हो सकता है कि पिछले बार लिया गया हो, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लिया गया हो और डिविडेंड डिक्लेयर किया गया हो, ठीक है, और एंड में फिर से एक बार एनुअल जनरल मीटिंग हो गई हो, ठीक है। मतलब 2 एनुअल जनरल की मीटिंग के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले को बोला जाता है इंटीरियम डिविडेंड, बस इतना याद रखना, ठीक है। क्योंकि देखो कंपनी जब एक बार डिविडेंड डिक्लेयर करती है, जरूरी नहीं कि हर साल डिक्लेयर करती है, 2-3 साल बाद ही करती है, ठीक है, 4-5 साल लग जाते हैं, क्योंकि कंपनी को इतना प्रॉफिट थोड़ी मिलता है हमेशा, है ना, ठीक है, इसके लिए। आई बात समझ में, तो इसीलिए इसको इंटीरियम डिविडेंड कहा जाता है। मतलब रूल्स तो पूरा वही हो गया। 9वां पॉइंट समझ में आ गया, अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन करके उसमें ट्रांसफर करना पड़ता है जो अनक्लेम वाला रहेगा। 10वां क्या बोलता है, एनी अमाउंट रिमेनिंग अनपेड या अनक्लेम इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट फॉर 7 years शाल बी ट्रांसफर टू IEPF, वही सेम चीज़ जो डिविडेंड वाले में दिया था वही यहाँ पे भी दिया है कि IEPF में IEPF में ट्रांसफ़र कर देना पड़ता है अगर 7 साल तक कोई आया नहीं क्लेम करने के लिए तो, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब इंटरेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट। तो इंटीरियम डिविडेंड अगर समझ में आ गया, इसको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेना। इसके फीचर्स में से कोई ना कोई पॉइंट जरूर आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट करना बराबर से। चलो अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे, इंटरेस्ट। क्या है, इंटरेस्ट, ठीक है। अभी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट बताएंगे, क्योंकि अभी तक जो भी पार्ट हम पढ़ रहे थे किसका पढ़ रहे थे, डिविडेंड का। अब इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, समझ में आ गया। जबकि इंटरेस्ट डिविडेंड दोनों एक ही है, लेकिन डिविडेंड तो शेयर होल्डर के लिए था। अब इंटरेस्ट क्या होता है, देखो, इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल टर्म इट इज़ अ पेमेंट मेड फॉर यूजिंग मनी ऑफ अनदर, है ना, मतलब जो हम दूसरे का पैसा यूज़ किए, क्या दूसरे का पैसे के मामले में कहा जाए, मतलब पैसे के रूप में फाइनेंशियल टर्म में कहा जाए
तो हमने किसी और का पैसा जो यूज़ किया था उसके बदले में उसको कुछ देना पड़ रहा है हिस्सा, ठीक है, उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। Interest। यानी कि सीधी सी बात है, उधारी का पैसा लिया है, ससुरा उसके ऊपर ब्याज भरना पड़ रहा है, ठीक है। अब जो शेयर होल्डर है, मतलब सबसे क्या नाम है, जो इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है, ये लोग कौन है, कंपनी के ओनर लोग हैं एक हिसाब से, है ना, तो खुद का पैसा हो गया, तो इसलिए उसको डिविडेंड बोलते हैं। उसके ऊपर जो ब्याज मिल रहा है उसको डिविडेंड कह दिया गया। लेकिन जो उधारी वाला पैसा है, जिससे कंपनी ने उधार लिया है, तो उसको तो चुकता करना पड़ेगा कंपनी को, वो खुद का थोड़ी हो गया। तो उसके ऊपर जो ब्याज देना पड़ रहा है उसको कहा जाता है इंटरेस्ट, बराबर। देखो लिखा है दैट इज बोरोवर टेक मनी फ्रॉम द लेंडर। सो इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग मनी। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, आपने जो पैसा लिया उसका भाड़ा दे रहे हो, क्या दे रहे हो, हाँ सीधी सी बात हो गई ना, भाड़ा ही हो गया ना। आपने जो पैसा इस्तेमाल करने के लिए सामने वाले से लिया, जितने दिन के लिया उतने दिन का भाड़ा दे दो, है ना। जब पैसा वापस करोगे तो अच्छी बात है, जब तक पैसा वापस नहीं करो तब तक भाड़ा दो, ठीक है। तो दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि इंटरेस्ट क्या है, मैंने पैसे पे भाड़ा, पैसे पे जो आपने उधारी पैसा लिया उसका भाड़ा भर रहे हैं, ठीक है, फॉर द बोरोवर एंड इट इज़ इनकम फॉर द लेंडिंग मनी फॉर द लेंडर, ठीक है। तो बोरोवर उसके ऊपर भाड़ा दे रहा है पैसे के ऊपर, और जो लैंड किया है उसको इनकम मिल रही है, समझो किसके ऊपर मिल रही है, लैंडिंग मनी के ऊपर है। उधारी वाला जो है, कौन, उधारी वाला, जिसने लिया है उसको पैसे के ऊपर भाड़ा देना पड़ रहा है कि जितना पैसा लिया उसके ऊपर जितने दिन के लिए उसके हिसाब से भाड़ा दे दो, यानी कि ब्याज भरना पड़ रहा है। और जिसने दिया है उसको तो क्या मिल रहा है, इनकम मिल रही है, उसके लिए तो इनकम हो गया ना भाई, है ना। जिसको पैसा मिलेगा उसके लिए तो इनकम हो गया, वो इंटरेस्ट वाला, है ना। जिसको भरना पड़ रहा है उसके लिए ब्याज हो गया, और जिसको मिल रहा है उसके लिए इनकम हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट समझ में आया, इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग मनी फॉर द बोरोवर। बोरोवर के लिए क्या है, रेंटिंग मनी है, और इनकम किसके लिए है, लैंडिंग मनी लेंडर के लिए, बराबर। चलो अब आते हैं इसे गुण पे। पहला गुण क्या है इसका, हाँ फीचर्स, कि इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर्ड बाय कैपिटल। तो इंटरेस्ट वो पैसा है, वो दाम है जो किसी प्रोडक्टिव सर्विस पे दिया जाता है, किसके ऊपर, प्रोडक्टिव सर्विस, हाँ, यानी कि आपने पैसा उधारी पे दिया है तो उसके बदले में ब्याज दो, ठीक है। उधारी ले रहे हो ना, अपना काम करने के लिए ले रहे हो ना, पैसा किस लिए ले रहे हो, काम करने के लिए ले रहे हो ना, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम ही करोगे ना, उससे तुम कमाओगे ही। मतलब वो पैसा ले रहे हो तो गंवाने के लिए थोड़ी ले रहे हो, कमाने के लिए ले रहे हो, तो कमाओगे तो भाई हमको भी तो कुछ दो उसमें से, क्योंकि हमारा ही पैसा यूज़ करके कमा रहे हो ना, तो हमारा पैसा यूज़ करके कमा रहे हो तो हमको भी कुछ दे दो, बराबर। ऐसा इसे कहा जाता है कि प्रोडक्टिव सर्विस होती है। वो क्या होती है, प्रोडक्टिव, जो कैपिटल के मतलब इसको पूंजी समझ के उसको इंसान यूज़ कर रहा होता है। जैसे मैंने अभी दुकान खोला, दुकान खोलने के लिए मैंने कई लोग से उधार ले लिया, तो वो मेरा पूंजी बन गया। तो मैं पूंजी बन गया तो मैं दुकान खोलने के लिए पूंजी बनाया ना, तो उधार लेके बनाया, तो उससे कमाऊंगा, तो जिससे पैसा लिया उसको वापस करूंगा, तो वो बोलेगा ना भाई तू तो कमा रहा है यार, हमको भी कमाने का मौका दे, बराबर। हमारे पैसे से कमा रहा तो हमको भी तो कुछ दे, है ना। चलो सेकंड क्या है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क, क्या बोला है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड, और हायर रिस्क क्या है, हायर रिस्क, इसलिए इंटरेस्ट भी हाई होता है। क्योंकि हो सकता है भाई आपने जो पैसा लिया है आप अच्छे से यूज़ ना कर पाए, डूब डाब गया तो, डूब डाब गया तो कहाँ जाएगा मांगने के लिए, है। फिर तुम जो जिससे उधार लियो तो बोलेगा ना मैं पैसा दे, तो उसको कहाँ से दोगे तुम, और कल बोलेगा हाँ मैं डूब गया, तो डूब गया तो चुपचाप बैठ जाएगा सामने वाला, नहीं ना, वो तो बोलेगा ना मैं पैसा दो, ठीक है। इसे बहुत रिस्की भी है, इसलिए इसमें बहुत अलग अलग तामझाम होता है ना, सिक्योर होता है, अनसिक्योर होता है, ठीक है। सिक्योर में तो चलो एसेट चार्ज कर लिया जाता है, उसमें सेफ रहता है कि अगर कंपनी ने कुछ लफड़ा किया, कुछ भी हुआ तो उससे हमको मतलब नहीं है, और मतलब उधारी देने वाले को कोई मतलब ही नहीं है, लेंडर को कोई मतलब ही नहीं है। लेंडर क्या करेगा, सीधा उसका एसेट ही बेच के पैसा ले लेगा। लेकिन अगर अनसिक्योर है तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, ठीक है, इसलिए बहुत रिस्की भी है। तीसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस एनुअली परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो दूसरे में क्या बताया कि रिस्क है, इसलिए इसका इंटरेस्ट भी हायर होता है, इंटरेस्ट भी। उसी तरह यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे मापा जाता है, साल के बेस पे, किसी बेस पे, एनुअल परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल, जितना आपने रकम लिया है उसके हिसाब से साल भर का ब्याज लगता है कि 10%, 20%, ठीक है, 25%, जो भी रहेगा, क्लियर, उसके ऊपर अब आपको ब्याज लगेगा। आगे समझ में। चौथा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर। अब जो इंटरेस्ट का रेट होता है वो अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि पैसा कितना दिया है, ठीक है, मनी सप्लाई, मतलब मार्केट में पैसा कितना अच्छा रूलिंग हो रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं। फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है पैसे को लेकर के, ठीक है, क्या मतलब लेना देने का रूल्स क्या बनाया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बोरिंग, कितना पैसा ले रहा है,
आज महंगाई का रेट क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन का रेट क्या चल रहा है, इन सब के ऊपर इंटरेस्ट का रेट डिपेंड करता है कि भाई 10% होगा कि 8% होगा कि 12% होगा, कितना टका होगा जब कंपनी किसी से उधार पैसा लेती है तो। ठीक है, तो ये बातें हो गई। पाँचवा है इंटरेस्ट इज द चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इंटरेस्ट क्या है समझो, एक चार्ज है कंपनी के लिए प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तभी तो ब्याज दे पाएगी। तो मतलब प्रॉफिट का चार्ज है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो ना, उसका चार्ज दो। ठीक है, क्योंकि हमारे पैसे से प्रॉफिट कमाया ना, उसका चार्ज दे दो, वो भी समझ सकते हैं। इवन इफ कंपनी मेक नो प्रॉफिट इंटरेस्ट शुड बी पेड। क्योंकि कंपनी अगर प्रॉफिट ना भी भरे तो भी उसको देना ही देना है ना, ब्याज देना ही देना है। तो प्रॉफिट का चार्ज है वो। ठीक है, कंपनी चाहे प्रॉफिट कमाओ चाहे मत कमाओ, हमको उससे मतलब नहीं है, तुमको प्रॉफिट का चार्ज हमको देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उतना पैसा तुमने हमारे से यूज़ करने के लिए लिया है, अगर वो पैसा मैं कहीं और लगा दिया होता तो मैं भी तो कमाता, तो तुमको देके मुझे फ़ायदा क्या हुआ, बराबर। इसलिए मुझे इंटरेस्ट चाहिए टाइम टाइम पे। इट इज़ पेबल एट फिक्स एंड जनरली प्री डिटरमाइंड रेट। इसीलिए ये फिक्स टाइम पे पे किया जाता है, इसका डेट होता है, जिस डेट को लिया उसके हिसाब से फिक्स डेट पे करना पड़ेगा, और उसका रेट भी पहले से तय कर लिया जाता है कि भाई कितना रेट रहेगा, उसके हिसाब से पे करना पड़ता है। ठीक है, तो कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट इफ इट इज़ हैज़ बोरोड मनी फ्रॉम क्रेडिटर्स। तो कंपनी को हमेशा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अगर उसने पैसा बोरो किया है क्रेडिटर लोग से। किसे? क्रेडिटर यानी कि उधारी वालों से। ठीक है, जैसे डिवेंचर होल्डर हो गए, डिपॉजिटर हो गए, अब बॉन्ड होल्डर हो गए, इन्हीं लोग को पे करना था। क्योंकि शेयर वाले तो इक्विटी शेयर तो वो तो ओनर हो गए ना एक हिसाब से, तो ये लोग कौन है? क्रेडिटर हो गए, शेयर होल्डर ओनर, और ये लोग क्रेडिटर। कौन लोग? डिवेंचर होल्डर वाले लोग, डिपॉजिटर वाले लोग और बॉन्ड होल्डर लोग, बराबर। तो इनको ब्याज पे करना पड़ता है। क्लियर? तो यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। आप लोगों को जो भी डाउट्स होगा अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए, और कुछ डाउट होगा तो उसको हमको कमेंट करके बताइए। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर क्लोज होता है। आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन भी यहाँ दिया हुआ है, तो इसको लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है ये। ठीक है, आपको 7 पॉइंट दिए गए हैं इसमें, तो आपको 7 पॉइंट पूरे लर्न नहीं करने हैं। ठीक है, आप चाहो तो 5 पॉइंट भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए कैसा दिया गया। पहला आपको दिया है मीनिंग के बाद आपको दिया है हु डिक्लेयर्स ऑथराइजेशन, व्हेन डिक्लेयर्ड, रेट ऑफ डिविडेंड, सोर्स एंड अकाउंटिंग एस्पेक्ट, ये दिया गया, राइट। आपको इंटरनल डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड के लिए तो ये क्वेश्चंस भी इसके आते हैं एग्जाम में, डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है। तो आप इसमें से कम 5 पॉइंट अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, आपको अच्छा रहेगा। और डिविडेंड और इंटरेस्ट का भी डिस्टिंग्विश बिटवीन यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में हमको एग्जाम में और सारी बुक्स में, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हमने चैप्टर में क्या क्या देखा है। इस चैप्टर में हमने देखा कि ओनर ऑफ जो कंपनी होता है, ठीक है, जैसे शेयर, कौन? शेयर होल्डर। ठीक है, वो एक्सपेक्ट करता है रिटर्न कि हमको जो इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर कुछ रिटर्न मिले। ठीक है, जो प्रॉफिट कंपनी कमाएगी उसमें से। ठीक है, हमने इसके बारे में जाना, उसी को डिविडेंड कहते हैं। तो उसी चीज़ को कहा जाता है डिविडेंड। मतलब जो ओनर है कंपनी का यानी कि शेयर होल्डर, वो क्या करता है? एक्सपेक्ट करता है कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें मुझे कुछ मिलना चाहिए जब प्रॉफिट कंपनी कमाएगी, तो है ना। प्रॉफिट कमा रही है कंपनी तो हमको भी तो कुछ दो, क्योंकि हमने भी तो इन्वेस्ट किया है। दूसरा हमने क्या समझा इसमें? डिविडेंड के बारे में जाना कि उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, जो प्रॉफिट का हिस्सा कंपनी अपने शेयर होल्डर लोग को देती है उसको कहते हैं डिविडेंड। और डिविडेंड पे किया जाता है प्रेफरेंस को और इक्विटी को, बराबर। डिविडेंड के टाइप हमने देख लिए, इंटरिम और फाइनल, ये 2 चीज़ देख ली हमने। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि कंपनी को कौन सा लीगल प्रोविज़न फॉलो करना पड़ता है जब वो सोर्स ऑफ डिविडेंड के लिए कौन कौन सा सोर्स अप्लाई करेगी, डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए क्या करेगी, और डिविडेंड पे करते हो क्या करना है। इन तीनों के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट का रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसको बोलते हैं लीगल प्रोविज़न। क्या बोलते हैं? लीगल प्रोविजन। ये हमने जाना था इस चैप्टर में। फिर इंटरिम डिविडेंड के और इधर पार्ट जो कि फाइनल डिविडेंड का पार्ट है, उसके बारे में हमने डिटेल में जाना था। ठीक है, कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के पहले, जो प्रॉफिट ने पहले कंपनी ने जो पहले प्रॉफिट कमाया उसमें से देना पड़ता है। ठीक है, इट इज़ पेड बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। जितना प्रॉफिट अभी तक कंपनी ने कमाया है उसमें से डिविडेंड दे दो, लेकिन पूरे साल का मिला के देना पड़ता है। ठीक है, तो बीच में दे दिया है इसलिए इसको इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है। अगर बराबर साल में दिया है तो फाइनल बोलेंगे, बीच में दे दिया तो इंटरिम डिव बोलेंगे, राइट। उसके बाद हमने टॉपिक कवर किया कि फाइनल डिविडेंड इज पेड टू एक्चुअल प्रॉफिट। जो कंपनी को एक्चुअल प्रॉफिट होता है सारा बुक क्लोज करने के बाद, सारा बुक क्लोज करने के यानी कि अकाउंट क्लोज करने के बाद, यानी कि सारा हिसाब किताब करने के बाद जो पैसा बच जाता है उसमें से डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड क्वांटम ऑफ डिविडेंड, कि भाई कितनी क्वांटिटी में देना है, कितना रकम तय करना है, वो सब के बारे में पढ़ा हमने। कि भाई कंपनी क्या करती है? रेट देखती है, कितना पैसा उसके हिसाब से कितने पैसे बांटने पड़ेंगे डिविडेंड में वो देखती है, रेट तय करती है, बराबर।
फिर अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड के बारे में हमने देखा कि क्या होता है वो, है ना, जहाँ पे कंपनी क्या होती है, पे नहीं कर पाती है शेयर होल्डर को, या शेयर होल्डर क्लेम नहीं कर पाता है 30 दिन के अंदर, तो उसका प्रोविज़न क्या होता है, रूल्स क्या होता है, वो हमने देख लिया, इस चैप्टर में कवर किया हमने। तो ये और लास्ट में हमने देखा इंटरेस्ट इज एन ऑब्लिगेशन, ये एक ऑब्लिगेशन है, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज के बारे में देखा कि जो ऑब्लिगेशन है कंपनी को पे करना ही पड़ता, पे करना है क्योंकि वो क्या ये उधारी लिए, किससे उधारी लिए, डिवेंचर वालों से, डिपॉजिट से और लोन, तो उसके लिए उसको देना ही पड़ता है। इतनी सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की है, ठीक है। तो यहाँ आपका चैप्टर ओवर होता है। अब इसके जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी इसकी भी वीडियो में मैं डालूंगा। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए सब लोग को, सब्सक्राइब भी कीजिए, जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इसके और वीडियोस मिलेंगे। OC के हो गए, फिर BCom लेवल हो गया, MCom लेवल हो गया, BAF हो गया, BMS हो गया, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस आपको ऐसे ऐसे एजुकेशन के रूप में मिलेंगी, और कुछ ऐसी वीडियोस भी आएंगी जिसमें आपको कुछ सीखने मिले, मतलब वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भले ना हो, लेकिन ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसमें आपको कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है, सोर्स ऑफ लर्निंग हो जाएगा वो आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ बने रहिए चैनल के साथ में, और दूसरों को भी बताइए, ताकि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सब लोग को पहुँचे, ठीक है। अगर कुछ तकलीफ़ हो तो प्लीज़ उसको बताइए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।